नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है आत्मनिर्भर सासू माँ। हेलो माँ, कैसी हैं आप? रौनक ने फ़ोन पर पूछा तो विमला जी, जो बहुत समय से अपने बेटे की आवाज़ तक सुनने को तरस गई थी, मारे खुशी के कपकपाती आवाज़ में बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, बहुत समय बाद फ़ोन किया, आज माँ की याद कैसे आ गई? तभी रौनक ने कहा, वो माँ, बात ऐसी है कि काम की व्यस्तता के कारण मैं तो आपसे मिलने नहीं आ सकता, और पिताजी के जाने के बाद आप भी तो बहुत अकेली हो गई हो। इसलिए आपकी बहू और मैं चाहते थे कि अब आप हमारे साथ रहें। अपने बेटे के मुंह से अपने लिए चिंता भरे शब्द सुनकर बरसों से अपने बेटे से दूर रह रही विमला जी की आंखें भर आई। वर्षों बाद आज उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनका अपना भी कोई इस दुनिया में रहता है। बेटे के मुंह में बंधी विमला जी ने तुरंत खुशी खुशी हाँ कर दी। फिर रौनक ने कहा, माँ, मैं 1 सप्ताह बाद का टिकट करवा देता हूँ, आप आ जाइएगा। अच्छा माँ, एक काम कीजिए, आप किसी अच्छे से प्रॉपर्टी डीलर से बात करके अपने गांव वाले मकान और अचार और पापड़ की फैक्ट्री को बेच दीजिए और उन पैसों को मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दीजिए। इससे पहले कि विमला जी कोई कारण पूछती, उनके बेटे रौनक ने कहा, माँ, बात ऐसी है कि मैंने यहाँ लोन पर अपना एक फ्लैट खरीद लिया है और उस लोन को चुकाने के लिए मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। इसलिए आप जल्दी से सब कुछ बेचकर मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। बेटे की बात सुनकर विमला जी बोली, बेटा, अगर तुम कहते हो तो मैं मकान बेच देती हूँ। उससे इतना पैसा तो आ ही जाएगा कि तुम्हारा लोन उतर जाए, लेकिन फैक्ट्री को मैं नहीं बेच सकती। अचार और पापड़ की फैक्ट्री से बहुत सी औरतों को रोजगार मिला हुआ है। फैक्ट्री ना बेचने की बात सुनकर रौनक का मुंह बन गया, लेकिन फिर थोड़ी देर कुछ सोचकर बोला, ठीक है माँ, लेकिन ज़रा जल्दी कीजिएगा। ऐसा कहकर रौनक ने फ़ोन रख दिया। आज पूरे 4 महीने के बाद विमला जी के बेटे रौनक ने उन्हें फ़ोन किया था। काफ़ी समय से विमला जी अकेली और गुमसुम सी रहती थी, लेकिन आज जब उनके बेटे का फ़ोन आया तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन फ़ोन उठाते ही उनके बेटे ने जो कहा, वह सब सुनकर वह फिर से उदास हो गई। अभी तक जिस चेहरे पर अपने बेटे के फ़ोन आने की खुशी थी, वह खुशी एकाएक कहीं गायब हो गई। सब कुछ शून्य सा हो गया। परंतु उनके मन को यह तसल्ली हुई कि अब उन्हें अपने बेटे, बहू और पोते का साथ रहने को मिलेगा, जिसके लिए वह बरसों से तरस रही थी। इसलिए अपने बेटे के कहने पर वे अपना खुद का मकान बेचने को राजी हो गई। देखा जाए तो विमला जी गांव के लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं थी। वर्षों पहले दिल का दौरा पड़ने से उनके पति की मृत्यु हो गई थी। उस समय विमला जी के पास कुछ जमीनें थीं जो उनके ससुर जी ने उनके नाम पर दी थी, जिसके सहारे उनका अच्छा गुजारा होने लगा था। परंतु अपने बेटे रौनक की उच्च शिक्षा का खर्च निकालने के लिए धीरे धीरे उन्होंने सारी ज़मीनें एक के बाद एक करके बेच दी। लेकिन फिर घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया और आमदनी के लिए उन्होंने अचार और पापड़ बनाकर बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके अचार और पापड़ के काम का इतना विस्तार हो गया कि उन्होंने 2 कमरे की एक फैक्ट्री भी लगा डाली। उनकी फैक्ट्री में गांव की बहुत सी औरतों को रोजगार मिला हुआ था। अब धीरे धीरे करके समय के साथ साथ विमला जी का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। विमला जी की बदौलत गांव की कुछ औरतें भी पैसा कमाकर आत्मनिर्भर बन पाई हैं। विमला जी का बेटा गुड़गांव में रहता था, जो पिछले कई वर्षों से घर नहीं आया। गुड़गांव में ही रहते हुए उसने एक मॉडर्न लड़की से भी शादी कर ली। उनका 2 साल का एक बेटा भी है। अंतिम बार रौनक अपनी माँ के पास उस समय आया था जब उसने नई नई शादी की थी, परंतु उसकी मॉडर्न पत्नी नेहा को गांव का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए 2 ही दिनों में वे लोग वापस चले गए और उसके बाद कभी गांव आए ही नहीं। गांव वाले अक्सर आपस में बातें किया करते कि विमला जी का बेटा बड़ा ही धोखेबाज निकला, अपनी माँ से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। क्या भला कोई बेटा अपनी माँ से इतने वर्षों तक दूर रह सकता है? आखिर है तो उनका इकलौता बेटा ही। ऐसी बातें सुनकर विमला जी अक्सर परेशान होकर अपना धीरज खो देती थी और फूट फूट कर रोने लगती थी। वह नहीं चाहती थी कि उनके बेटे के बारे में कोई भी बुरा भला कहे। कोई भी व्यक्ति जब उनके बेटे के बारे में पूछता तो वह हमेशा कहती कि
अपने बेटे से उनकी रोज रात को बात होती है। एक दिन भी बात न हो तो उनका बेटा परेशान हो जाता है। हालांकि यह बात किसी से छुपी नहीं थी कि उनका बेटा उनसे रोज फोन पर बात करना तो दूर, उनसे कभी हालचाल पूछने के लिए भी फोन नहीं करता। यह तो विमला जी ही थी जो अपने बेटे से बात करने के लिए अक्सर फोन लगा देती थी, परंतु 4 महीने से तो उसके बेटे ने उसका फोन उठाया भी नहीं था। वह अपनी ही दुनिया में खुश था, लेकिन विमला जी ने अपने बेटे से कभी कोई शिकायत नहीं की। आखिर माँ जो ठहरी। परंतु आज जब विमला जी के बेटे ने उन्हें अपने पास आकर रहने को कहा तो यह सुनकर उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वह तुरंत ही जाकर गांव के सरपंच से मिलती है और उनसे सारी बात कह सुनाती है और कहती है, सरपंच जी, मेरा बेटा रौनक मुझे अपने पास रहने के लिए बुला रहा है। उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं अपने इस घर को बेचना चाहती हूँ। यदि आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर खरीदना चाहता है तो कृपया मुझे बताएं। इस घर को उचित दामों पर बेचने के बाद मैं अपने बेटे के पास चली जाऊंगी। तभी सरपंच जी ने कहा, अरे विमला जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात तो बताइए, आप जब अपने बेटे के पास चली जाएंगी तो आपका कारोबार कौन संभालेगा? गांव की बहुत सी महिलाओं का खर्चा पानी तो आपकी अचार और पापड़ की फैक्ट्री से ही निकलता है। यदि आप गांव छोड़कर चली जाएंगी तो जितनी भी महिलाएं आपकी अचार और पापड़ की फैक्ट्री पर आश्रित हैं, उनका क्या होगा? अचार और पापड़ तो केवल आपके हाथों का ही बनाया हुआ ही लाजवाब होता है। आपके जाने से उस अचार और पापड़ की गुणवत्ता में गिरावट आ जाएगी। यह बात सुनकर विमला जी ने कहा, सरपंच जी, आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। सरपंच जी से बात करके विमला जी जल्दी ही घर के पास में बनी अपनी अचार और पापड़ की फैक्ट्री में आ जाती है और सभी महिलाओं को बुलाकर अपने जाने का समाचार सुनाती है और अपनी फैक्ट्री में काम करने वाली सबसे अनुभवी महिला जानकी जी को अपनी फैक्ट्री की जिम्मेदारी सौंपते हुए अपने हाथ का बनाया हुआ स्पेशल मसाला भी दे देती है, जिसे वे खुद अपने हाथों से बनाया करती थी, जो उनके वर्षों का अनुभव था, जिसे डालने से अचार और पापड़ का स्वाद इतना बढ़ जाता था कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। और मसाला जानकी जी को देते हुए कहती हैं कि इस मसाले को सही मात्रा में डालना, मेरी गैर हाजिरी में यह काम रुकना नहीं चाहिए। समय समय पर आकर मैं काम देखती रहूंगी। सब समझाने के बाद विमला जी अपने बेटे के घर ले जाने के लिए कुछ मिठाइयाँ बनाने की तैयारी करने लगती है। अपने बेटे की फेवरेट बर्फी और देसी घी से बने बेसन के लड्डू तैयार करके पैक कर लेती है और साथ ले जाने के लिए कुछ अचार और पापड़ भी उठा लेती है। उनके जाने की पूरी तैयारी हो जाती है। एक तरफ तो उनके मन में अपने बेटे के पास रहने की खुशी है, परंतु दूसरी तरफ गांव को छोड़कर जाने के बारे में सोच सोचकर उनका मन भारी हो उठता है। अपने बेटे के पास शहर जाते समय विमला जी को सभी गांव वाली महिलाएं ट्रेन में छोड़ने के लिए आती हैं। ट्रेन की खिड़की से उन्होंने अपने गांव की सभी महिलाओं को अलविदा कहा और ट्रेन चल पड़ी। कुछ ही देर में गुड़गांव स्टेशन पर जा पहुंची। स्टेशन पर उतरकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से अपने बेटे को फ़ोन लगाया। जैसे ही रौनक ने फ़ोन उठाया, विमला जी ने तुरंत कहा, बेटा रौनक, मैं स्टेशन पर पहुंच चुकी हूँ, परंतु तुम मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे। जल्दी से आ जाओ, मैं बहुत थक गई हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर रौनक ने कहा, माँ थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं कुछ ही समय में पहुँचता हूँ। रौनक अपनी पत्नी नेहा के साथ उस समय एक पार्टी में था। वह जैसे ही अपनी माँ को लेने के लिए आने लगा तो उसी समय उसकी पत्नी ने कहा, मेरी सहेली की बर्थडे पार्टी से इतनी जल्दी हम वापस चले जाएंगे तो वह बुरा मान जाएगी। माँ जी को थोड़ी देर में ले आना। उधर विमला जी इंतज़ार करते करते थक कर चूर हो गई, लेकिन रौनक का कुछ अता पता नहीं था। थोड़ी देर बाद विमला जी ने फिर से फ़ोन लगाया, लेकिन रौनक ने फ़ोन उठाकर कहा, माँ मैं अभी बिज़ी हूँ, इसलिए आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, आप खुद ही ऑटो करके घर पहुँच जाइएगा। ऐसा कहते हुए रौनक ने फ़ोन काट दिया। बेटे का स्पष्ट सा जवाब सुनकर विमला जी के चेहरे पर थकान के साथ साथ निराशा के भाव भी प्रकट हो गए। बच्चों से मिलने की उत्सुकता वहीं की वहीं धरी रह गई।
और मन ही मन सोचने लगी कि मैंने तो सोचा था कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचूंगी तो बच्चे मुझे लेने आ जाएंगे और दौड़कर मुझसे गले मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो मैं अनजान शहर में रेलवे स्टेशन पर बैठी हूँ। न जाने कैसे मैं उनके घर तक पहुँचूंगी। यह सोचकर वह घबराने लगी और फिर हिम्मत करके तेजी से कदम बढ़ाकर ऑटो तक पहुंची। ऑटो वाले को दिए गए पते पर ले जाने को कहा तो ऑटो वाले ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। विमला जी जल्दी से ऑटो में बैठकर अपने बेटे के घर की तरफ रवाना हो गई। करीब आधे घंटे के बाद वह रौनक के फ्लैट तक पहुंच गई, लेकिन मुसीबत यही खत्म नहीं हुई। रौनक बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर रहता था और उस दिन लिफ्ट भी बंद पड़ी थी, शायद किसी तकनीकी खराबी के कारण अटक गई थी। विमला जी का सामान भी बहुत ज़्यादा था, जिसे लेकर चौथे फ्लोर तक जाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। तभी ऑटो वाले को उन पर दया आ गई और बोला, माँ जी लाइए, आपका सामान मैं ऊपर चढ़ा देता हूँ। ऑटो ड्राइवर ने विमला जी का सामान बिल्डिंग के चौथे फ्लोर तक पहुँचा दिया। विमला जी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए और डोरबेल बजाई। अब तक उनके बेटा बहू भी घर पर आ चुके थे। विमला जी के बेटे रौनक ने दरवाज़ा खोला तो विमला जी इतने समय बाद अपने बेटे को देखते ही उसके चेहरे पर खुशी भरी चमक आ गई। इससे पहले कि वे कुछ बोलती, जोर जोर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आने लगी। विमला जी जोर जोर से चिल्लाने लगी और हड़बड़ाकर दरवाजे से बाहर निकल आई। यह क्या रौनक, तुमने घर में कुत्ता पाल रखा है? तभी पीछे से विमला जी का पोता टप्पू आया और बोला, दादी माँ, एक कुत्ता नहीं, हमारे घर में तो दो दो कुत्ते हैं। विमला जी और भी ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि उन्हें कुत्तों से बहुत डर लगता था। उसी समय रौनक बोला, माँ घबराओ मत, यह दोनों आपको कुछ नहीं कहेंगे। बेटा, तुम्हें पता है मुझे कुत्तों से कितना डर लगता है। बहुत वर्षों पहले मुझे एक कुत्ते ने काट लिया था, तब मुझे बहुत से इंजेक्शन लगवाने पड़े थे। ना बाबा, मैं तो यहाँ नहीं रह सकती, मैं तो आज ही अपने घर वापस चली जाऊंगी। इतनी बात सुनकर उनकी बहू कमरे से बाहर निकली और कुत्ते को रस्सी से बांधते हुए बोली, माँ जी यह कुत्ते आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, आप बेझिझक अंदर आइए। थोड़े दिनों में ही आपके साथ इतने घुल मिल जाएंगे कि आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। ऐसा कहते हुए वह विमला जी को अंदर ले आई और सोफे पर आराम से बिठाकर पानी पिलाया। इतने वर्षों बाद अपने बेटे और बहू का चेहरा देखकर विमला जी की खुशी का ठिकाना न रहा। वह तो उनकी भलाई ही लेती जा रही थी, लेकिन विमला जी ने महसूस किया कि उनके बेटे को उनसे मिलकर कुछ ज़्यादा खुशी महसूस नहीं हो रही थी। विमला जी को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनके बेटे रौनक का तो अपनी माँ को देखकर मुंह बना हुआ था, लेकिन विमला जी ने इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपने चेहरे पर खुशी के भाव बनाए रखे। लेकिन रौनक को अपनी माँ से कोई सरोकार नहीं था। विमला जी गांव से बनाकर लाई हुई सारी चीज़ें अपनी बहू को देने लगी और सब कुछ देने के बाद अचार का डिब्बा निकाल कर मेज़ पर रख दिया। जैसे ही अचार का डिब्बा निकाला, रौनक बौखला उठा और झुंझलाता हुआ बोला, आप यहाँ भी अचार ले आई? क्या आपको नहीं मालूम कि मुझे अचार की खुशबू ज़रा भी पसंद नहीं है? मुझे अचार की महक तक नहीं चाहिए अपने घर में। ले जाइए और जाकर इसे बाहर फेंक दीजिए। रौनक के इतना कहने पर विमला जी ने तुरंत अचार के डिब्बे को वहाँ से उठा लिया और वापस अपने बैग में रख लिया। अभी घर पहुँचे 2 घंटे भी नहीं बीते थे कि उनकी बहू नेहा उन्हें पूरा घर दिखाने लगी और सारी जगह दिखाने के बाद उन्हें रसोई घर में ले आई और बोली, माँ जी यह हमारा रसोई घर है। सारा राशन रसोई घर में नीचे की अलमारियों में रखा है और कुत्तों के खाने पीने का सामान अलग से बने स्टोर में रखा हुआ है। अभी तक सारी बातें विमला जी की समझ से बाहर थी। ऐसा कहते हुए एकाएक करके बारीकी से सारे सामान के बारे में बताने लगी कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। विमला जी यह सोचकर हैरान थी कि उनकी बहू आते ही यह सारी बातें उन्हें क्यों समझा रही थी और कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, यह सब बातें क्यों बता रही है। यह बात वह समझ ही नहीं पा रही थी। इतने में उनका पोता टप्पू बोला, दादी क्या आपको मालूम है कि हम 1 महीने की छुट्टियों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं? हम वहाँ पर खूब मस्ती करेंगे।
यह बात सुनकर विमला जी प्रश्नवाचक निगाहों से अपने बेटे बहू की तरफ देखने लगी। तभी उनका पोता टप्पू फिर से बोला, अरे दादी, आपको नहीं पता था क्या? तभी तो पापा मम्मी ने आपको यहाँ बुलाया है। अपने पोते टप्पू की बातें सुनकर कमला जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। फोन करके आपको यहीं पर बुला लिया है ताकि हमारे जाने के बाद कुत्तों का ध्यान रखा जा सके और घर की देखभाल भी की जा सके। अब तक तो वह यही सोच रही थी कि उनके बेटे बहू को उनकी बहुत चिंता है, जिस कारण उन लोगों ने उन्हें यहाँ बुलाया है। वह कुत्तों से बहुत दूर रहती थी और अब तो उन्हें उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। यह बात सोचकर विमला जी ने कहा, बेटा, तुम तो जानते ही हो कि मुझे कुत्तों से कितना डर लगता है, फिर भी तुम मुझे यहाँ अकेला इन कुत्तों के साथ छोड़कर जा रहे हो। मुझसे नहीं हो पाएगा यह सब काम। तभी रौनक ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, यह आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? यह कुत्ते बस 2-4 दिन ही आपको परेशान करेंगे, इसके बाद तो इन दोनों से आपकी दोस्ती हो जाएगी। ऐसा कहते हुए रौनक अपने कमरे में चला गया। उधर बेचारी विमला जी ने तो यह सोचा था कि वह अपने बेटे बहू के साथ हंसी खुशी रहेंगी, लेकिन यहाँ तो बेटे बहू ने उन्हें अपने घर की नौकरानी बनाकर रख दिया। तभी उनकी बहू नेहा बोली, माँ जी, आप यहाँ अकेली हैं, वह आपकी हर काम में मदद कर देगी। काम वाली बाई तो रोज आती है। हम सब तो 1 महीने के लिए छुट्टियाँ मनाने के लिए बाहर जा रहे हैं। रात बीती और सुबह हो गई तो बेटा बहू अपना सामान पैक करके निकल पड़े। अब घर में बची सिर्फ विमला जी, जो कि अकेले घर में रह रही थी। पर फिर भी उनके मन में एक संतुष्टि थी कि चलो, काम वाली बाई तो आ ही जाएगी तो उनका काम हल्का कर देगी। अभी सोच ही रही थी कि अचानक फोन की बेल बजी। उनकी बहू नेहा ने फोन पर कहा, माँ जी, काम वाली बाई कुछ दिनों के लिए नहीं आ पाएगी। अभी अभी उसका फोन आया था। उसका पति अचानक बीमार हो गया है और अस्पताल में भर्ती है। घर का सारा काम आप ही देख लेना। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। इतने बड़े घर में विमला जी दोनों कुत्तों के साथ अकेली रह गई। वे कुत्तों से बहुत डरती थी, परंतु फिर भी उन्हें खाना खिलाने की कोशिश करने लगी। लेकिन दोनों कुत्ते अनजान चेहरा देखकर बेकाबू होते जा रहे थे और जोर जोर से भौंक रहे थे। वे दोनों विमला जी को तंग कर रहे थे और पूरे घर में उधम मचा रखा था। जिस प्रकार से उनकी बहू ने उन्हें खाना देने को कहा था, वे उसी तरह से उन्हें खाना खिलाने लगी। फिर धीरे धीरे दोनों कुत्तों से उनकी दोस्ती होने लगी और कुछ ही दिनों में वे दोनों उनकी सारी बात मानने लगे, उनके साथ घुल मिल गए। शाम के समय विमला जी थोड़ी देर के लिए कुत्तों को टहलाने के लिए बाहर ले जाती थी। धीरे धीरे सोसाइटी के बहुत से लोगों के साथ उनकी जान पहचान हो गई। समय धीरे धीरे बीतने लगा। वे कभी कभी उन लोगों को अपने हाथ का बना हुआ अचार और पापड़ भी छोटे छोटे डिब्बों में डालकर दे दिया करती थी। जब सोसाइटी के लोगों ने उनके अचार का स्वाद चखा तो सब लोगों ने उनके अचार की बहुत तारीफ की। यहाँ भी उनके अचार की मांग होने लगी, परंतु विमला जी अपने बेटे के डर से अचार नहीं बना सकती थी। एक दिन जब विमला जी अपने कुत्तों को घुमाकर लिफ्ट से ऊपर की ओर आ रही थी, जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि बाहर फर्श पर एक खूबसूरत सी पोटली पड़ी थी। उन्हें लगा कि शायद इसमें कोई कीमती चीज़ हो सकती है जो किसी के हाथ से गलती से गिर गई है। ऐसा सोचकर उन्होंने उस पोटली को उठाया और जब घर जाकर उसे खोलकर देखा तो उसमें सोने के जेवर थे। यह देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। फिर कुछ सोचकर उन्होंने उस पोटली को अपने पास ही रख लिया। अगले दिन सुबह उन्हें सोसाइटी में कुछ शोरगुल की आवाज़ आने लगी। शोर सुनकर विमला जी बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि एक लड़की फूट फूट कर रो रही थी और उसकी माँ उसे लगातार डांट रही थी। पूछने पर पता चला कि उसकी कुछ ही दिनों में शादी है और उसने अपने सोने के जेवर कहीं गुम कर दिए हैं। यह सुनकर विमला जी उस लड़की के पास गई और उससे पूछने लगी कि तुम्हारे जेवर किस चीज़ में रखे थे। तो उसने बताया कि वह एक पोटली में रखे थे। यह सुनकर विमला जी तुरंत अपने फ्लैट में गई और थोड़ी ही देर में वह पोटली लेकर आ गई और उस लड़की को देते हुए बोली, बेटा, यह पोटली मुझे लिफ्ट के बाहर गिरी हुई मिली थी तो मैंने इसे अपने पास रख लिया और जिसकी यह पोटली है
मैं उसके हाथों में सौंप सकूं। अब अपनी इस अमानत को संभाल कर रखना। विमला जी की इस सरलता और समझदारी पर सोसाइटी के सभी लोग उनसे प्रभावित हो गए। अब तो उन्हें यहाँ भी बहुत अच्छा मान सम्मान दिया जाने लगा। लोग उन्हें चाची कहकर बुलाने लगे, जैसे कि उन्हें गांव में बुलाया जाता था। एक दिन सोसाइटी में एक मीटिंग रखी गई। अपनी बहू की तरफ से विमला जी उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए चली गई। मीटिंग का हॉल खचाखच भरा हुआ था। मीटिंग में सभी को यह जानकारी दी गई कि उनकी सोसाइटी में खाना बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और जो भी लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं वह इसमें भाग ले सकते हैं। बस फिर क्या था, समिति के बहुत से लोगों ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन विमला जी सारी बातें सुनती हुई चुपचाप बैठी रही। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। तभी सोसाइटी वालों ने कहा, अरे चाची, आप तो बहुत अच्छा अचार और पापड़ बनाती हैं, तो क्यों ना आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लें। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को 1 लाख के इनाम की राशि दी जाएगी। सोसाइटी के सभी लोगों के आग्रह किए जाने पर विमला जी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। उनका मन उत्साह से भर उठा। प्रतियोगिता की तैयारी के लिए उन्होंने अचार बनाना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों ने प्रतियोगिता में एक से एक तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और विमला जी ने कई प्रकार के स्वादिष्ट अचार और पापड़ बनाकर प्रस्तुत किए। सभी लोगों के व्यंजन बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन विमला जी के अचार और पापड़ का कोई मुकाबला नहीं कर पाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि विमला जी उस प्रतियोगिता को जीत गई। घर लौटते हुए विमला जी सोचने लगी कि आज का दिन उनके लिए कितना भाग्यशाली है। आज ही उन्होंने प्रतियोगिता में 1 लाख जीते हैं और आज ही उनके बेटा बहू छुट्टियां मनाकर घर वापस लौट रही हैं। खुशी भरे मन से सोचने लगी कि जैसे ही बच्चे घर आएंगे मैं उन्हें अपनी प्रतियोगिता जीतने के बारे में खबर दूंगी और उन्हें सरप्राइज दूंगी। परंतु जिस समय विमला जी घर पहुंचकर अंदर आई, उनके तुरंत बाद रौनक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर पहुंच गया। जैसे ही उन लोगों ने घर में कदम रखा तो घर की हालत देखकर दोनों बेटा बहू आग बबूला हो गए। उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा घर उथल पुथल हुआ पड़ा था। उनके दोनों कुत्तों ने उनके घर के पर्दे फाड़ दिए थे और घर में इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। उन्होंने घर की कुछ कीमती चीज़ों को भी तोड़ दिया था। यह सब देखकर नेहा अपनी सासू माँ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी, माँ जी, थोड़े दिनों के लिए भी आप घर संभाल नहीं पाई। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं आप? ज़रा देखिए तो, पूरे घर को जंगल बनाकर रख दिया है। तभी विमला जी बोली, बेटा, मैंने सोसाइटी में खाना बनाने की प्रतियोगिता में भाग लिया था। मैं वहाँ चली गई थी, इसलिए पीछे से कुत्तों ने यह हाल कर दिया। देखो तो, मैंने प्रतियोगिता में अचार बनाकर 1 लाख का इनाम जीता है। तभी रौनक बोला, आपने यहाँ भी यह तमाशा करना शुरू कर दिया। गलती हमारी ही थी जो हमने घर की जिम्मेदारी आपको सौंप दी। ऐसा बोलते हुए वे दोनों पैर पटकते हुए अपने कमरे में चले गए। बेटे बहू की बात सुनकर विमला जी हैरान रह गई। प्रतियोगिता जीतने की खुशी वहीं की वहीं धरी रह गई। बेटे बहू की तीखी बातें उनके कानों में लगातार गूंजती जा रही थी। वे रात भर सो न सकी और अगले दिन सुबह होते ही उन्होंने अपना सारा सामान पैक कर लिया और तुरंत रेलवे स्टेशन की ओर चल दी। तभी उनकी बहू ने देखा कि उनकी सासू माँ कमरे से गायब है। वे दोनों उन्हें खोजने लगे और रौनक ने जल्दी से अपनी माँ को फ़ोन लगाया। माँ, आप सुबह सुबह कहाँ चली गई हैं? पता है हम कितने परेशान हो गए थे। बेटा, अपने घर जा रही हूँ और ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, जहाँ मैं इज्जत और सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकूँ। मैंने तो तुम्हारे घर को अपना माना था, लेकिन तुम लोगों की नज़रों में मेरी हैसियत शायद तुम लोगों की नज़रों में केवल एक नौकरानी की थी, जिससे तुम काम भी निकलवाते थे और 4 बातें भी सुनाते थे। मकान बेचकर जो पैसे मिले थे वह तो मैंने तुम्हारे नाम पहले ही कर दिए थे। प्रतियोगिता में जीते हुए पैसे भी मैंने अलमारी में रख दिए हैं, तुम उठा लेना। इतना कहते हुए विमला जी ने फ़ोन काट दिया और फूट फूट कर रोने लगी। गांव का मकान तो उन्होंने पहले ही बेच दिया था, लेकिन अब वह अपनी अचार और पापड़ की फैक्ट्री में ही बने कमरे में रहने लगी। वे फिर से अपनी फैक्ट्री में व्यस्त हो गई। उन्होंने अपने अचार और पापड़ के काम को और आगे बढ़ाया।
अचार और पापड़ की फैक्ट्री शुरू किए हुए आज उन्हें पूरे 25 साल हो चुके थे। कुछ दिन बीतने के बाद उनके पास एक सरकारी लेटर आया जिसमें लिखा था कि अब उन्हें सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाना है। यह सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश हुए। कुछ ही दिनों में विमला जी को उनके द्वारा की गई समाज सेवा के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया और खूब सम्मानित किया गया। अगले दिन अखबार में भी यह खबर छपी और यह बात विमला जी के बेटे तक भी पहुंच गई। खबर सुनते ही उनके बेटा बहू अपनी माँ के पास गांव में पहुंच गए। उनकी बहू नेहा ने उनके पैरों में गिरकर अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी तो रौनक कहने लगा, माँ, मैंने हमेशा आपको आगे बढ़ने से रोका, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने आपके साथ कितना गलत किया। ऐसे कहते हुए रौनक रोते हुए विमला जी के पैरों में पड़ गया। यह देखकर विमला जी की आंखें भर आई और बोली, बेटा, तुम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, मेरे लिए तुम मेरे बच्चे ही रहोगे। ऐसा कहते हुए विमला जी ने अपने बेटे बहू को गले से लगा लिया। आज माँ और बेटे के बीच की सारी कड़वाहट दूर हो गई थी। उनकी बातें सुनकर फैक्ट्री में उपस्थित सभी लोगों की आंखें भर आई। खुशी के मारे सभी फैक्ट्री के लोग तालियां बजाने लगे। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।